11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 जो है वो फिजिकल वर्ल्ड है, और इस चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं, तो इस बात को मानिए कि आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू देने की क्षमता अगर आप में है तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कोई पर्टिकुलर फिक्स आंसर नहीं है कि आप किसी से कहेंगे 2 + 2 तो 4 होगा, ठीक है। वो सभी जगह जितने भी स्टूडेंट हैं सभी 2 + 2 = 4, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए इस एक्सरसाइज को हर एक क्वेश्चन पर लंबी डिबेट करके वीडियो बना करके डालता हूँ। आई थिंक मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि इस चैप्टर पर वो साइलेंट है, बोलते नहीं, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना। बच्चों को तो मुझे नॉलेज देना है, लेकिन बहुत सारे अब पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, उनकी अपनी व्यू है, या लड़का भी वो सोचता है कि शॉर्टकट में हमें नंबर मिल जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। ब्रेन की बात तो बड़ी मुश्किल है, ब्रेन की तो बातें छोड़ दीजिए आप। आपके सामने एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है। हाँ, 4th क्वेश्चन है, देखिएगा कितना इंटरेस्टेड है आप। हकीकत में ऊपर से जितने भी क्वेश्चंस है उसको अगर आप फेस कर रहे हैं तो समझिए कि आप आईएएस का इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। देखिए, द इंडिया नाउ हैज अ लार्ज बेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी किताब से जरा रीड कर देता हूं आपको। द इंडिया नाउ हैज अ लार्ज बेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी which is fast expanding. It is still a long way from realizing its potential of becoming a world leader in science. World leader in science. Name some important factors which in your view, मैं एनसीईआरटी किताब का ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, which in your view have hindered the advancement of science in India. मैं तोड़ तोड़ करके पढ़ा हूँ, बातों को आप समझिए। एक कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस हमारे देश में है, और कह रहा है विच इज फास्ट एक्सपेंडिंग, जो बहुत काफी तेजी से साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ रहा है। इट इज ए स्टिल लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल की बात कह रहा है, बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन साइंस। फास्ट एक्सपेंडिंग के बावजूद भी हमारा देश वर्ल्ड लीडर बनने में, साइंस के फील्ड में वर्ल्ड लीडर बनने में बहुत लंबा समय ले रहा है। अभी भी मैं साइंस के फील्ड में वर्ल्ड लीडर की भूमिका नहीं निभा रहा हूँ। अब ये क्या कह रहा है, नेम सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच इन योर व्यू। भाई ये आप चैप्टर का
कंटेंट नहीं है। आप ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, यूनिट डायमेंशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो चैप्टर का कंटेंट होगा। आप सेल बायोलॉजी पढ़िएगा तो चैप्टर का कंटेंट होगा, या वो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो चैप्टर का कंटेंट है। लेकिन ये कह रहा है ये क्वेश्चन चैप्टर का कंटेंट नहीं है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है क्या, विच इन योर व्यू, ये किसी से सवाल पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट है तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये आर्ट के स्टूडेंट से भी सवाल पूछा जा सकता है, जनरल किसी भी से ये सवाल पूछा जा सकता है। ये जनरल प्रॉब्लम है। बात इस समय कह रहा है हैव हिंडर्ड। हिंडर्ड आप कई लोग नहीं समझते इसका मीनिंग, हम लोग भी हिंदी माध्यम से पढ़ करके आए, बाद में एनसीईआरटी किताब का बहुत गहरी स्टडी करनी पड़ी तो मुझे डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा, तो मुझे ख्याल है हिंडर्ड का मतलब होता है रोकने वाला। कौन कौन रोक सकता है? द एडवांसमेंट ऑफ साइंस इन इंडिया, यानी साइंस को एडवांस करने में इंडिया में वो कौन कौन से फैक्टर है जो रोक रहा है। अब बहुत दिनों से इंडिया कह रहा है कि मैं राइज कर रहा हूं, लेकिन अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज नॉट डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। क्या कारण है? और ये कह रहा है कि साइंस के फील्ड में वर्ल्ड लीडर बनने में बहुत लंबा समय ले रहा है ही नहीं अभी, जबकि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है। पहले ही बातें कर रहे, क्वेश्चन में ही आंसर है। अब आप देखिए, बात मैं बता दूं, अन्य जो चैप्टर हैं, लॉज ऑफ मोशन है, फिर वो रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, वो सारे चीज अलग बात है, वो अलग चीज है। वहां तो चैप्टर का कंटेंट पढ़ाइए, फार्मूला डेरिवेशन कीजिए, सवाल का जवाब मिल गया, फार्मूला पुट कीजिए, आंसर मिल गया। भाई इस चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। बात इसमें तो क्या क्या मेन कारण हो सकता है? क्या क्या मेन कारण हो सकता है बताइए। आप हर गोविंद खुराना जी का नाम सुने होंगे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और भारत में कई जगह पर ये गए और कहें कि भाई मुझे कुछ लगता है जेनेटिक्स के फील्ड में कि डीएनए में कुछ है। वो बहुत सारे इंडिया के यूनिवर्सिटी में दौड़े, उनको कोई जगह नहीं दिया। बाद में वो अपना कुछ जमीन उमीन बेच करके अमेरिका चले गए, और हर गोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। और आप 12th क्लास के बायो में नहीं केमिस्ट्री में बायोमोलिकुलर चैप्टर है, उसमें पढ़िएगा। हर गोविंद खुराना जी 77 न्यूक्लियोटाइड्स का खोज किया, और इस पर इनको नोबेल प्राइज मिली। और तब इंडिया का लोग कह रहे हैं क्या कि वो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं। बातें समझिए, हमारे यहाँ इसका मतलब यह है कि जो प्रतिभावान व्यक्ति है उसकी प्रतिभा को समझी नहीं जाती। बात इसमें तो हमें क्या है, साइंस के फील्ड में मैनेजमेंट नहीं है। जो प्रतिभावान है, जो इंटेलिजेंट है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए, वशिष्ठ नारायण जी अभी शायद 4-5 साल पहले वो डेथ किए हैं। वशिष्ठ नारायण जी वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन है, वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन। नासा के जो डायरेक्टर थे वो अपनी बेटी से इनको शादी करा दी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं भारत में लौट करके भारत का काम करूंगा। भारत में आए
तो उनकी ये बुरी हालात हो गई कि रांची जेल में उन्हें पागल खाने में रख दिया गया। आप अंदाज लगा लीजिए। और भारत के इतने बड़े गणितज्ञ कि ये बुरी हालात कि मरने तक में उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, जबकि सामान्य एक मंत्री और सांसद की आप बात कर लीजिए, जब वो पागल खाने में हो तो न जाने कि लाखों लोग मिलने के लिए जाएंगे उसके क्षेत्र के। एक मंत्री, नॉर्मल एक मंत्री की बात कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला तो फैक्टर हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है, पहली बात है, समझिए, मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है मतलब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द ग्रेट ड्रॉबैक। बातें समझिए आप। और दूसरा हम ये समझते हैं सेकेंड फैक्टर। अब आप सुनते होइएगा हमारे यहाँ गांव में, देहात में चर्चा करें, फलाने का बेटा कहाँ रहता है? अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम सुनते ही लोग कहेगा अरे यार ये तो बड़ी स्टेटस सिंबल है, समाज में उसकी बड़ी इज्जत मिलती है कि भाई फलाने का बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, फलाने का बेटा अमेरिका में वो अगर वो चपरासी का भी काम कर रहा है तो वो हमारे देश में आकर कहेगा मेरा बेटा वहाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारी बेटी अमेरिका में, हमारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में। यानी फॉरेन का नाम लेते ही सोशल स्टेटस बढ़ जाता है और लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है हमारे देश से प्रतिभावान बच्चों को खरीद करके ले जाता है, जिसको आप ब्रेन ड्रेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन का बहाव, यानी हमारे यहाँ का जो प्रतिभावान इंटेलिजेंट जो ये स्टूडेंट है वो अमेरिका में चला गया, रसिया में चला गया। मेरा बेटा रसिया में डॉक्टर है और वो डॉक्टर है नहीं, वहाँ पर क्या काम कर रहा है? किसी क्लिनिक में वह स्वीपर का काम कर रहा है, लेकिन उसका बाप इंडिया में आकर गया मेरा बेटा तो, और वहाँ से वो बड़ी तामझाम से देश में आता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि इंटेलिजेंट भी एक तो है तो उसको नासा वाले या अदर जो फॉरेन कंपनी है उसको खरीद लेती है। हमारे देश में उतना पैसा नहीं है तो लोग बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए चले जाते हैं। दिस इज ब्रेन ड्रेन। बात को समझिए, ब्रेन को वो खरीद लिया। इस पर रोक लगे, ये सेकंड फैक्टर है। पहला फैक्टर तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ऑफ साइंस, जैसे वशिष्ठ नारायण जी के बारे में मैंने आपको बताया, और ये हरगोविंद खुराना जी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, इसकी बात तो छोड़ दीजिए आप। आपको बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कौन है, एक है मैथमेटिशियन, वो उनका नाम भूल रहा हूँ। हमारे अंदर से क्या होता है कि मैं तैयारी करके नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन के आंसर मैंने कई जगह ढूंढा, लेकिन किसी किताब में, किसी नोटबुक में, किसी चीज़ में दिया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने गूगल पर भी सर्च करके देखा, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं लगा कि भाई उस किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम बोले या न बोले। बातें समझिए। अच्छा, और तीसरा क्या आप कहेंगे? एक तो ब्रेन ड्रेन वाली बात हो गई कि बहाव है, हमारे देश से चला जाता है। और थर्ड फैक्टर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का बहुत ही डल है, डल एजुकेशन सिस्टम। अब हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर वाले हैं, अब कोई कोचिंग सेंटर वाले फिजिकल वर्ल्ड बच्चों को नहीं पढ़ाता है। आप गूगल पर जाकर वो यूट्यूब पर जाकर के देखिए, बड़े बड़े जो है वो नहीं पढ़ाता है। वो सिर्फ उसका टारगेट होता है कि हमारे यहाँ से टॉपर बच्चा निकले, और टॉप कराने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन आंसर रटाओ, याद कराओ,
जो जीता वही सिकंदर। वो कहेगा बेटा टॉप कर गया, उस कोचिंग सेंटर का नाम हो जाएगा, बैनर हो जाएगा, हमारे यहाँ से टॉपर निकला, टॉपर निकला। अरे भाई मेरे बिहार में 2 साल पहले की बात बता दो या 3 साल पहले की बात है कि लड़की कोई टॉप की थी बिहार बोर्ड में भाई। न्यूज़पेपर वाले या रिपोर्टर वाले तो भाई टॉपर को तो खोजेगा नहीं, उसके इंटरव्यू लेने गया, उससे सब्जेक्ट का चैप्टर का नाम पता नहीं कि किस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है। भाई चलो यार क्वेश्चन क्या है ये पता नहीं, हम आप मान कर चलिए फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं। अब जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, अब उस सब्जेक्ट में कम से कम चैप्टर का नाम तो पता है कि भाई ये चैप्टर है। अब तो खैर क्वेश्चन किस चैप्टर का है, चलो वो तो बात की बात है, चैप्टर के नाम नहीं पता है और वो बिहार टॉपर है। तो बताओ एजुकेशन सिस्टम डल है ना, एजुकेशन सिस्टम डल है। तो किस आधार पर आप कहिएगा कि हमारे यहाँ से प्रतिभावान लोग निकले, और जो प्रतिभावान है उसको इज्जत नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये है, और ये देखिए ना कोचिंग सेंटर वाले आपका जैसे कि आकाश है, फिटजी है, बड़ा बड़ा जो कोचिंग सेंटर वाला है वो सब क्या कर रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आए। और हमारा बच्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल में कैसे करेगा, चाहे कोटा वाले हो, एलेन वाले हो, कोटा में बहुत सारे हैं, लेकिन उनका मकसद होता है कि जो जीता वही सिकंदर। अब एक बात बताइए, कई कई बच्चों को मैथ और साइंस समझ में नहीं आता है। 11th में उसका फादर क्या करता है, कहेगा क्या मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा सोशल स्टेटस है, मेरा बेटा के बारे में सुनेगा कि ये तो आर्ट लेकर पढ़ रहा है, शिकायत हो जाएगी। तो ज़बरदस्ती कोटा भेजता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, यानी डॉक्टर बन करके आना है। बात इस बात को समझ। हाँ, और उधर कोचिंग वाला भी बच्चे पर प्रेशर दे रहा है, याद करना है, समझना है। अब एक बात आप समझिए, मैं एक चीज बात बताता हूँ, 11th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास में, अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, उसको ये पता नहीं कि प्लस होगा या उससे आप सवाल कर दीजिए कि -2 और -3 ये क्या होगा, -5 होगा या नहीं होगा। अब बच्चे को ये पता नहीं है कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, या -2 और -3 ये क्या होगा, उसको पता नहीं। और वो बच्चे को कह रहा है कि तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। और आकाश में, फिटजी में ऐसे वीक बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसको ऐसे बच्चे को अलग से पढ़ाना चाहिए, सबको ग्रुप में डाल देता है। और वो क्या करता है, 10-5 जो बच्चा क्रीम है, अच्छा इंटेलिजेंट है, उस पर ध्यान दिया कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, और बाकी को छोड़ देता है वैसे। गार्जियन दबाव बनाया और वो बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चा आपको पीट भी रहा है, मार भी रहा है, वो बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। अरे कोटा राजस्थान में जिसको कहा जाता है एजुकेशन का, उसको मतलब जगह कहा जाता है, हम क्या बताएं, वहाँ पर तो कई बच्चे सुसाइड कर लिया, मरा 4-5 साल पहले आप देखिए। और वहाँ के डीएम को, और ये पूरे देश में ये मामला उठा कि वहाँ के कोचिंग सेंटर को बंद किया जाए, बंद रहा। तो सवाल उठता है कि इस चैप्टर पर मैं इतना बोलता क्यों हूँ, क्योंकि हकीकत मायने में 11th क्लास का बच्चा है, टीनेजर्स है, और उसको एक IAS के एग्जाम फेस करने के बराबर तैयार करना है। कितना है वो, 19 साल का होगा, और कई बच्चा 21-22 साल में यूपीएससी कंप्लीट किया है। आप देखिए यूपीएससी कंप्लीट, इसका मतलब क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई ही उसी ढंग से, उसको मतलब नहीं है कि भाई हमारा बेटा टॉपर बने, टॉपर से मतलब नहीं, बातें समझिए। तो इसमें एक तो है एजुकेशन, ये भी एक ड्रॉबैक। दूसरी बात हमारे यहाँ है पॉवर्टी, ये गरीबी भी एक फैक्टर इसको हम मान सकते हैं। लेकिन गरीबी ये मार्ग में उतनी बाधा नहीं है। अब अब्राहम लिंकन जी भी बहुत गरीब थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुअर थे,
लेकिन भारत के साइंटिस्ट बन गए। मैं भी अपनी फील्ड में बता दूं, अपनी ही बारे में बता दूं, मेरी भी ये स्टोरी मतलब मजदूरी से गुजरी है। मैंने भी खेतों में मजदूरी किया है, ईंटा चिमनी भट्टी में काम किया है। किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो किसी से किताब ले लेते, या मैं मिट्टी पर लिख करके पढ़ा करता, मिट्टी पर लकड़ी से लिख लेते। चौर में जाते मैं भैंसी बकरी चराने, तो वहाँ पर ज़मीन पर लिखते, ज़मीन पर लिख करके तब पढ़े। फिर सीतामढ़ी में आए, फिर पटना गए, फिर दिल्ली में गए। बहुत बड़ी उम्मीद थी। मैं अपने भी लाइफ की कंपैरिजन उन लोग, उन महान, अब हम महान पुरुष नहीं बन पाए, उतना बड़ा नहीं बन पाए। एक दो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे, compete किए, और सेटर फेटर के चक्कर में पटना में पड़ गए तो 2 बार जेल चले गए। फिर बाद में दिल्ली गए तो कुछ बैंक उंक में नौकरी हुआ, फिर बाद में नौकरी छोड़ दी तो टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे। लेकिन दिमाग है। अगर मैं BHU एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था, अगर वो भी एडमिशन ले लेते तो मैं आज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बना होता। साइंटिस्ट माइंडेड आदमी तो हम थे, अभी भी हैं। इसीलिए मैं इस चैप्टर पर के हर एक क्वेश्चन को अपनी तरफ से डील कर रहा हूँ। और शायद मेरा YouTube चैनल को ये स्टूडेंट ने कहा था कि शुरू में बनाइए सर, आपके पास नॉलेज सारे सब्जेक्ट का है तो आप बनाइए, लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे। क्या आ जाए यार, पढ़ाते हैं। बाद में मुझे पता चला कि यार YouTube से लोग पैसे भी कमाते हैं। तो पिछले साल हमारी चैनल बनी, और कोरोना में मैं 6 महीना अपने गांव में रहा, तो 4 महीना वहाँ रहे, तो 10 महीना ऐसे ही पार हो गया। 2 महीना से वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या व्यूअर बनेगा, वो भी मुझे एडिटिंग आती नहीं है। और एडिटर लोगों को खोजता हूँ तो कहेंगे पेमेंट दो, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, तो ये सारे पॉइंट सब आपके मिल गए, है ना। ये सारे इम्पोर्टेंट बात है, बात को समझिए। तो ये बात है कि हमारे पास क्या है, का यद्यपि इंडिया नाउ हैज अ लार्ज बेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा यद्यपि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लार्ज बेस, बहुत बड़ा बेस है, विच इज फास्ट एक्सपेंडिंग, जो बहुत काफी एक्सपेंड कर रहा है। कह रहा है इट इज ए स्टिल लॉन्ग वे। इस लाइन का मतलब आप समझिए क्या कह दिया, इट इज ए स्टिल लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल बिकमिंग अ वर्ल्ड लीडर इन साइंस। लास्ट वाले में कह रहे कि वर्ल्ड लीडर बनने में बहुत लंबा समय लग रहा है, तभी तो आप देख रहे हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्री। नेम सम इंपोर्टेंट फैक्टर्स which in your view have hindered the advancement of science in India। तो वही आपको क्या है, मैनेजमेंट सही नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चे को आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आप कोचिंग सेंटर में लगाते हैं, वहाँ पर एक बीमारी फैला हुआ है, हमारा बच्चा टॉप करे, हमारे कोचिंग से टॉप करे, परसेंटेज मार्क आए ज़्यादा। भाई मोस्ट जीनियस आदमी को कभी नंबर ज़्यादा आया है? जीनियस आदमी का कभी भी नंबर ज़्यादा नहीं आया। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आपको पता नहीं, कोई भुलक्कर वैज्ञानिक कहा जाता। वो तो घर से नाश्ता करके निकले और बाहर गए, उनसे पूछिएगा कि सर आपने नाश्ता क्या किया, तो माता खुजलाने लगेंगे, उनको पता ही। लेकिन जीनियस आदमी, उनको कुछ याद नहीं रहता। बात को सुनिए, देखिए मोस्ट जीनियस जो आदमी है उसकी और मोस्ट जो भोंदू आदमी है, दोनों की बुरी हालत है। मोस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट जो जीनियस आदमी है उसका दिमाग इस तरीके से फास्ट भागता है कि एक बात फ्रैक्शन ऑफ टाइम में बदल जाता है, उसके दिमाग में नहीं ठहरता है, क्योंकि उसका दिमाग फास्ट भागता है, वो जल्दी बात को बोलता है। और भोंदू जो आदमी है उसको कोई बात जल्दी याद नहीं होता है, और अगर बाई चांस उस भोंदू को याद हो गया तब फिर तोता की तरह हुआ रटता रहेगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना मत। लेकिन वो फंसा हुआ है जाल में, वो फंसा हुआ है। तो भोंदू आदमी की और इंटेलिजेंट आदमी की ये
बातें समझिए। तो हमारे इंडिया में क्या है, बच्चों को भोंदू बनाता है, बच्चों को भोंदू बनाता है। रट लो, कंपीट कर जाओ, अब उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाएगा। आगे का कुछ क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैं उस पर थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ेगा, करीब करीब 30-40 मिनट बोलूँगा मैं। मुझे इस टॉपिक पर बोलने को बहुत काफ़ी मज़ा आते रहता है, लेकिन क्या बच्चे उग जाएंगे और कौन इस एक्सरसाइज पर ध्यान देता है, कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है। धन्यवाद।